नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग भी आनंद पूर्वक से होंगे और मेरी कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए एक विशेष कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है बबलू। बबलू झारखंड के रहने वाले हैं। इनके साथ जो घटना घटी थी ना, बहुत ही विचित्र घटना थी। वो कहानी उनकी डराने वाली है। तो क्या आप डरने के लिए तैयार हैं? तो शुरू करें। दोस्तों, मेरा नाम बबलू है। मैं 8वीं तक पढ़ा था। इसके बाद अपने आप को पढ़ा लिखा घोषित कर चुका था। मैं समझता था कि मेरे गांव में मेरे से ज़्यादा कोई अक्लमंद है नहीं, और 8वीं तक कोई मामूली बात थोड़ी है। इतना तो बहुत काफ़ी होता है। मेरे पिता का एक ढाबा था हाईवे पर, और वो ढाबा का काम करते थे। पहले उनकी वो चाय पकोड़े की दुकान थी, और धीरे धीरे लोगों का जब डिमांड बढ़ता गया कि आप खाना भी तो बनाइए, और मेरे पिता अब उस चाय पकोड़े की दुकान को थोड़ा विस्तार दे दिया था, और एक झोपड़ी उपड़ी लगा करके अब खाना भी बनाने लगे थे। सादा खाना, बिल्कुल, जिसमें मांसाहार का दूर तक प्रयोग नहीं होता था। और जो गरीब तबके के लोग थे, अब वो उनके ढाबे पर आते थे। सस्ता खाना और सादा खाना। ट्रक वाले भी रुकते थे जिनको सादा खाना सस्ता खाना पसंद था। और धीरे धीरे वो ढाबा अब जितना था, ऐसा नहीं था कि मुनाफा ज़्यादा हो रहा था, लेकिन दाल रोटी मेरे पूरे परिवार की उस ढाबा से चलने लगा था। अब मेरे जो 2 बड़े भाई थे, अब वो अपना, जो कहते हैं ना, शादी होने के बाद में अपनी पत्नी को लेकर के अलग हो चुके थे। उनको हमारे परिवार से, हमारे माँ बाप से, हमसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था। अब मेरे पिता, जब मैंने 8वीं जब पास करके स्कूल को सदा के लिए त्याग दिया, तो मुझ पर बहुत नाराज हुए थे। अब मुझे पिटाई भी किया था। अब फिर कहने लगे तेरे को स्कूल में जाना है, लेकिन मैंने कसम खा रखी थी कि नहीं, मैं अब आगे नहीं पढ़ूंगा। आखिरकार मेरे भाई भी तो मेरे से कम ही पढ़े हैं, और वो भी तो काम कर रहे हैं, अपना परिवार तो चला रहे हैं। तो आखिर ज़्यादा पढ़ लिख करके मुझे मेहनत मजदूरी तो करनी है, तो क्या करूँगा पढ़ लिख करके, इतना मेरे लिए काफ़ी है। मैं अपने पिता को समझाया करता था, लेकिन पिता मेरी पिटाई अच्छी तरह से करते थे। सख्त थे इंसान वो, मुझे समझाने की कोशिश करते थे। कहते थे कि देख ले, मेरे गुजरने के बाद तो अब अपने बाप की जो बात कह रहा है उसके लिए तू तरसेगा। समझाते रहते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, गांठ बांध के रख ले, बाप तेरा दोबारा नहीं बोलेगा मेरे गुजरने के बाद में। भाई भाई किसी का नहीं होता है, और देख ले तेरे दोनों भाई अलग हो चुके हैं, अब सामने देख रहा है ना। मैं कहने लगा कि बाबूजी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपने परिवार लेके अलग हो चुके हैं, हम लोग तो इकट्ठे हैं ना। लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख करके योग्य व्यक्ति बनूं, और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था। मैं अपने आप को अब 8वीं पास डिक्लेयर घोषित कर चुका था, और इसके बाद मैं काहे के लिए स्कूल जाऊं। बस कभी अपने ढाबे पर आ जाता था तो मेरे बाबूजी नाराज़ हो जाते थे, और मुझे अब उनसे थोड़ा गुस्सा होने लगे थे मुझ पर। जब उन्होंने बहुत कोशिश किया कि मैं स्कूल जाऊं दोबारा से, लेकिन जब मैं नहीं गया ना, तो मुझसे काफ़ी नाराज़ रहने लगे। हाँ, कई बार ऐसा होता था कि मैं उनसे कुछ पूछता था, वो मेरी तरफ देखते तक नहीं थे, इग्नोर कर देते थे। हाँ, मैं समझता था कि बाबूजी मेरे बहुत गुस्से में हैं। अब फिर तो धीरे धीरे बातचीत तक बंद होने लगी थी। वो मुझे देखते तक नहीं थे। बस एक माँ थी जो बाबूजी के साथ उस ढाबा में उनकी मदद करती थी।
और दिन भर रात के 9 बजे तक ढाबा चलता था। और इसके बाद वो लोग ढाबा को बढ़ा करके घर में आ जाते। मुझे तो बस 2 वक्त का खाना का चक्कर में घर में रुकना पड़ता था, ढाबा पर जाना पड़ता था और रात को घर पर खाना मिल जाता था। मम्मी पैक करके खाना लेते आती थी और मेरी दिनचर्या यही थी। मैं अपने उम्र के लड़कों से, बड़े लड़के से दोस्ती कर रखा था और उन पर मैं अपनी 8वीं पास का रौब जमाता था और वो मेरी रौब को मानते भी थे। और मैं मम्मी से खर्चे के लिए पैसा मांगता कि मम्मी आज मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे मेला देखने जाना है। अब मम्मी तो मम्मी होती है, पैसा चुपके से बापू के नज़र बचाए हुए मुझे दे देती थी और उन पैसों को मैं आवारा दोस्तों पर खर्च करता था। इसलिए मेरा जो बड़े उम्र के लड़के थे ना, उनसे मेरी दोस्ती निभ रही थी। इसी वजह से अब फिर मुझे तो नशे की दुनिया में ढकेल दिए गया। मैं नशे के आदी हो चुका था। बिना दारू पिए तो मुझे नींद नहीं आती थी। और जब इस बात को मेरे पिता को पता चला ना, तो मेरी तो ठुकाई बहुत हुई थी। लेकिन मैं भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पिता मुझे कितना मारे पीटे, अब मैं सुधरने वाला तो हूँ नहीं। और इसके बाद भी मैं ढाबे पर आता था दोपहर का भोजन करने, क्योंकि घर में तो कोई रहता नहीं था। अब भूख तो लगती थी। अब पैसे भी मिलने अब माँ से बंद हो चुके थे। तब तो दोस्तों का सहारा भी नहीं रहा, वो भी हमसे मुंह अब छुपा करके भागने लगे, क्योंकि अब मेरे पास में खर्चे के पैसे तो नहीं थे। और आखिरकार मुझे ढाबा पर आना पड़ा। आज जब भूखा पेट इंसान होता है ना, तो बहुत दूर तक सोचता है। और वही मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि मेरे पिता ठीक ही कहते हैं, मुझे काबिल बनना चाहिए था, लेकिन मैं अब स्कूल में लौटूंगा नहीं। मुझे इस ढाबा को आगे बढ़ाना है, पिता को ढाबे को मैं आगे लेके जाऊंगा। और इसके बाद मेरे पिता से कभी कभी बातचीत हो जाया करती थी जब मैं दोपहर के खाने के वक्त जाता था। और मैं अपने पिता को सलाह देने लगा कि पिताजी देखिए, ढाबा तो आपका जितना चलना चाहिए उतना तो चल नहीं पा रहा। इसमें थोड़ा हमें हेर फेर करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा खाने को, आइटम को। पिता मुझे घूर कर देखते थे, बोलते नहीं थे और मैं चुपचाप उनको सलाह देता था कि ऐसा करते हैं, अब इस होटल को मांसाहार में बदल देते हैं। लोग बाग बहुत मांसाहार की डिमांड करते हैं, खाते भी हैं और अच्छे पैसे भी देते हैं, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें। लेकिन पिता गुस्से में आग बबूले हो जाते। आप मेरी माँ की तरफ देखकर, मेरे को देख कर बात नहीं करते थे और माँ को बोलते थे कि इस लड़के से कहो कि ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हाईवे है और देख रहा है यहाँ पर रात में कोई भी रुकता नहीं है। इस जगह पर हमें नॉन वेज का ढाबा इस जगह पर खोलना नहीं है, हमें भूत प्रेत को अपने होटल में बुलाना नहीं है, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं उनकी बात सुनकर के हंसने लगता कि बाबूजी, इसमें भूत प्रेत वाली बात कहाँ से आ गई? अरे होटल ही है, आप भी तो होटल चला रहे हो, अब नॉन वेज बना लेंगे तो उसमें भूत प्रेत कहाँ से आ जाएंगे? तब बाबूजी माँ की तरफ देख के कहते थे कि इसको समझाओ भाई, इसको बताओ कोई कि नॉन वेज से भूत प्रेत आकर्षित होते हैं, वो हमारे होटल पर आ जाएंगे, जो भी मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है, जो मेरा काम चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा, इसमें कोई बदलाव मैं नहीं करूँगा। मैं सुन चुका था, लेकिन अब मैं कर ही क्या सकता था। और वही दिनचर्या थी मेरी। अब तो मेरे जो दोस्त थे वो मुझसे दूर भी भागने लगे, मैं उनसे दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगा। अब कहाँ तक वो भी बेचारे देते। और अब एक तरह से मैं अकेला ही रह गया था और दिन भर आवारा माफिक इधर उधर घूमता रहता और फिराक में रहता कि कोई दोस्त मिल जाए मुझे दारू पिला दे। यही तो मेरा काम था। दारू पी लेता तो किसी पेड़ के पास भरी दोपहरी में सो जाता। भूख लगती तो बापू का होटल था ही, वहाँ पर आकर के माँ को बोलता, माँ भर पेट भोजन करा देती।
यही तो मेरा काम था। लेकिन जो हमारे बाबूजी थे ना, उनकी दशा अब बिगड़ने लगी थी। बीमार पड़ चुके थे और ऐसी हालात हो गई थी कि अब होटल चलाना उनके बस की बात नहीं थी। डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया तो उन्होंने जब टेस्ट वगैरह किया ना, तो लाइलाज बीमारी घोषित कर दिया कि इनको आराम की ज़रूरत है। खाट पर बेड रेस्ट कहा जाए तो आज समय पर दवाई खाना जरूरी है। अब तो जैसे हमारे घर पर एक तरह से आफत आ चुकी थी। मैं तो निठल्ला था और होटल का काम मेरे बाबूजी माँ संभालते थे। अब दोनों घर पर आ चुके थे। एक तरह से होटल में हमारा ताला ही बंद था। पैसा आए तो कहाँ से? हमारे पास कोई जमा पूंजी तो थी नहीं कि हम उस जमा पूंजी से पैसा निकाल करके बाबूजी को इलाज कराएं, खर्च करें। कहाँ से आए पैसा? रिश्तेदार भी जो थे थोड़ा बहुत कुछ दिन तक तो ज़रूर मदद किए, पड़ोसी भी मदद किए, लेकिन एक सीमा होती है, वो सीमा हम कब के पार कर चुके थे। अब तो कोई दूर तक नहीं दिखाई देता था कि कोई हमारी मदद करेगा। मैं बहुत परेशान था। कई रातें ऐसी होती थी कि मैं भी बगैर भोजन किए हुए सो जाता था और तब मेरी आंखों से आंसू निकलता था। मेरा पिता ठीक कहा करते थे कि बबलू, पढ़ लिख करके इंसान बन जा। मैं तुझे पढ़ा लिखा करके किसी जोग अफसर बनाना चाहता था, लेकिन तू तो आवारा बन चुका है, दारूबाज बन गया है, जुआ खेलता है। तेरे में तो सारे अब अवगुण आ चुके हैं। बेटा, तूने मेरा तो सपना चूर चूर कर दिया। तू एक दिन पछताएगा जब इस बात का तुम्हें जानकारी होगी। और वही मैं अब रात को जब अकेले में सोता ना, तो पिता की कही हुई बातें सब मेरे सामने नाचने लगती और मैं रोने लगता था। लेकिन अब तो हाथ से दूर निकल चुका था वो सब चीज़। अब तो वो लौट के आने वाला नहीं था। जो अभी मेरे साथ में हो रहा था उसको संभालना था। सबसे बड़ी बात मेरे पिता का इलाज, ऊपर से घर का खर्च। मेरे जो दोनों भाई थे, दया बस कभी कभी खाने के लिए पूछ लेते थे कि छोटे, तेरे भाभी ने खाना बनाया है, जाके खा लेना, जैसे मुझ पर एहसान करते थे। लेकिन मैं भूखा पेट रह नहीं पाता था, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी और आखिरकार अपने भाभी के पास जाना पड़ता था। और भाभी तो ऐसे खाना फेंकती थी, परोसने की बात दूर थी। थाली जोर से पटकती हुई और कहती थी कि खा ले, पेट भर लो। और मैं मन महसूस करके रह जाता था। मुझे अपने आप पर बहुत रोना आता था, लेकिन मैंने रात को फैसला कर लिया था कि मैं कुछ ज़रूर करूँगा। और क्या करना है मैंने सोच लिया था। जब मैं सुबह उठा ना, तो मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जैसे लग रहा था कि मेरे अंदर एक ऊर्जा भर चुकी है। नई ताकत, नई ऊर्जा लेकर के सुबह से मैं एकदम तैयार खड़ा था। और मैं सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ को अपना सारा स्कीम बताया कि माँ, मुझे बाबूजी के होटल खोलना है, मैं खुद काम करूँगा और आप बाबूजी को घर पर दवा दारू देते रहो, उनकी देखभाल करो। लेकिन मेरी माँ मेरी तरफ देख करके कहने लगी, बेटा तू कैसे कर लेगा अकेले? मैं कहने लगा, माँ मैं सब कुछ कर लूँगा, तुम चिंता मत करो, बस थोड़े पैसे की मुझे ज़रूरत है। और वो पैसा बहुत मामूली था उस वक्त में। अब माँ ने कहा कि बेटा उतना भी पैसा नहीं है। हाँ, मेरे कान का लौंग है, इसको गिरवी रख दे, यही एक जीवर बचा हुआ है और इससे तेरा काम हो सकता है, तो अपना काम स्टार्ट कर ले। मैं जब माँ का लौंग लिया था ना, तो मेरा हाथ काँप रहे थे। अब मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं, हे ईश्वर, मैं क्या करूं। लेकिन कोई चारा तो नहीं था। आखिरकार वो लौंग लेकर के सुनारे के पास गया, गिरवी रखा, बेचा नहीं। और सुनार मेरी तरफ देख करके घूर रहा था और फिर कहने लगा कि दारू पियोगे क्या, इसको बेची दो, क्योंकि तुम छुड़ा तो पाओगे नहीं। मैं कहने लगा, भैया आप थोड़ा शांत रहिए,
मैं गिरवी रख रहा हूँ, बेच नहीं रहा हूँ। और इसके बदले मैं चाहे जो कुछ करूँ उससे आपको क्या है? आपका अमानत आपके पास है, मेरा उसको संभाल कर रखिएगा। अब मैं जल्द लेकर के छुड़ाऊंगा इसको। और इसके बाद मैं किसी पर नाराज़ नहीं था। मैं समझ रहा था ये हमारे साथ जो घट रही है ये तो होना ही था, ये तो मेरी सब कमी थी, इसी वजह से सब ये सब चल रहा है हालात मेरा। और आखिरकार उस लौंग के पैसे से मैंने होटल का काम स्टार्ट किया, वो भी अकेले। अब पहला ही काम मैंने नॉन वेज से शुरू किया। अब चाहे जो भी आप कहिए, ईश्वर के चमत्कार या मेरे हाथ की मिठास, सब्जी में बहुत स्वाद था। जो भी मेरा हाथ का नॉनवेज खाता था ना, तो कहता था कि बबलू भाई कमाल की बात है, ऐसा नॉनवेज हमने कभी खाया नहीं इस इलाके में। और मैं तो खुश हो जाता था। यही तो मैं चाहता था कि हमारी होटल का लोग प्रचार करें। अब पैसा भी बहुत मामूली रखा हुआ था। मैं मुनाफा शुरुआत में कमाना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि हमारा नुकसान भी ना हो और मेरा होटल का प्रचार भी हो नॉन वेज का। और वही मैं करने लगा था। अब इतना पैसा मैंने उससे कमाने लगा था कि मैं अपने बापू का इलाज भी कर सकूं, घर का खर्चा भी चला सकूं, और पैसा मैं जोड़ने भी लगा था। मेरा जो पहला काम था माँ का लौंग और बाकी जो गहने बापू की बीमारी में उसी सुनारे के पास रखा हुआ था उसको छुड़वाना। और सबसे काम पहला मैंने माँ का लौंग जो मैंने गिरवी रख करके और ढाबे का काम स्टार्ट किया था उसको छुड़ा लिया था। और इसके बाद मेरे मन में बड़ा शांति महसूस हुई थी। अब मैं सोचा कि बस कुछ महीनों में बाकी के सारे माँ के गहने छुड़ा दूंगा। अब मैं होटल में मन लगा करके काम करने लगा, वो भी अकेले। बर्तन मांजने का काम मैं करता, खाना बनाने का काम करता, वेटर का काम मैं करता, अब सब्जी काटने का सब कुछ। अब कहा जाए तो मैं अकेला वन मैन आर्मी था अपने होटल का, अपने ढाबा का। आप मेरे में गजब की फुर्ती थी उस टाइम में। मैं पलक झपकते ही सारा काम जैसे कर लेता था। ग्राहक कोई निराश नहीं होता था मेरे से। मेरे व्यवहार भी ऐसा था। मैं ग्राहक को कैसे पटाया जाता है मैं सब जानता था। लेकिन अब खाना तो मेरा स्वाद भरा था, अब तो पटाने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन मेरा मीठी बोली हमेशा उनको अच्छा लगता था और हमारे होटल पर भीड़ बढ़ने लगी थी। और एक तरह से होटल महीनों दिन के अंदर ही अब बहुत ऊपर उठ चुका था, कमाई अच्छी होने लगी। और तब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे होटल में कोई साथ में रखना चाहिए। अकेले मैं इतना सब कर नहीं पाऊंगा। आवारा दोस्तों पर मुझे कभी विश्वास नहीं था और वो भी हमारे पास अब मंडराने लगे थे और गाहे बगाहे खाना मांग लेते। लेकिन मैं उनको दूर भगा देता कि भाग जाओ यहाँ से, दोबारा इस होटल के पास नज़र मत आना। और वो मुझे गालियाँ दे करके चले जाते। यही तो मैं चाहता था कि दोबारा हमारे होटल के नज़दीक नहीं आए। उन्होंने तो मुझे बिगाड़ के रख दिया था और मैं दोबारा वो गलती करना नहीं चाहता था। लेकिन अब किसको मैं साथ में रखूं? मैं पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। चाहता था कि बस खाना पीना कोई खाए और मेरे होटल का काम संभाल ले और थोड़ा बहुत पैसा मैं उसको नकद दे दूं। इतना ही मेरी औकात थी उस वक्त में। लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। मेरे गांव के कई लड़के जो थे, जो मेहनती थे और वो मजदूरियों का काम करते थे, मैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। लेकिन वो इतना पैसा मांगते थे कि मेरे बस का नहीं था। और तब मैं निराश हो गया, सोचने लगा कि चलो अभी कुछ दिन तक ऐसे ही चलने दो, मुझे ज़्यादा खर्च नहीं करना, अभी तो पैसा मुझे बचा के रखना है। सुबह मैं जल्दी होटल खोल देता था। अब पहले मैं 9 बजे तक ढाबा को खुला रखता था और धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला गया। रात के 11 बज जाता था। अब मैं घर लौटता था, लेकिन जब लेट होने लगा ना, कभी 11 रात को, कभी 12, तो मुझे लगने लगा कि घर जाके क्या करना है। और घर भी मुझे पैदल जाना पड़ता था 1.5 किलोमीटर दूर, और वो भी रात के टाइम में। और गली में आवारा कुत्ते मुझ पर भौंकने लगते थे। अब मैं कुत्तों से बड़ा खौफ खाता था। एक बार तो
काट भी लिया था मुझे, और इंजेक्शन भी लगवाने पड़े थे। हाँ, इसलिए मैं बहुत डरता था। तो मैं सोच लिया कि अब ढाबा में ही रुकूंगा, और फिर करना क्या है। सुबह अपना जल्दी अब सब बर्तन वर्तन भाड़े तैयार कर लेता, फिर बाज़ार निकल जाता। बाज़ार से जो भी चिकन मटन जो भी मछली लेकर आना होता था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन तो बनाता ही नहीं था। मेरे पास में कोई दाल मांगता तो मेरे पास होता ही नहीं था, और ना मैं देना भी चाहता था। सब कुछ नॉन वेज था, बस रोटी चावल, इसके बाद मछली हो, अंडा हो, मीट हो, मुर्गा हो, यही सब चलता था। और इसमें 2 पैसे की आमदनी जो होती थी, और वही मैं करता जा रहा था। अब मुझे 2 महीना उस जगह पर हो गए थे। अब बापू के मुझे बात याद था कि देख बेटा, ये जो हाईवे पर हम लोग होटल खोलते हैं ना, वो मुझे समझा रहे थे एक बार कि उसमें नॉन वेज खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत आकर्षित होते हैं नॉन वेज की तरफ, और हम लोग रात में अकेले रहते हैं, तो कब क्या पता कौन सा भूत आ जाए, हम पहचान भी तो नहीं पाएंगे, वो किस वेश में आएंगे, कहीं हमें नुकसान पहुंचा के चल गए तो तब क्या होगा। मेरे पिता बहुत डरते थे भूत प्रेत से, लेकिन मैं मानता ही नहीं था कि इस संसार में भूत प्रेत होता भी है। मैं परवाह ही नहीं करता था। मैं सोचता था कि इंसान से बड़ा भूत प्रेत कौन हो सकता है। इंसान से डरना चाहिए, भूत प्रेत से नहीं। अब मैं इस बात को बिल्कुल नकार दिया था कि संसार में भूत प्रेत नहीं होते। अगर होते तो 2 महीना तक मेरा ढाबा चल रहा है, वो आते ना मेरे सामने, मैं भी देख लेता, 2-2 हाथ कर लेता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। काम हमारा सही चल रहा था, और रात का करीब 11:45 बज रहा था। अब मेरी दुकान बिल्कुल खाली थी, एक भी कोई कस्टमर नहीं था। जो ट्रक वाले थे वो खाना खा के चले गए थे। अब तो बस थोड़ा बहुत ही सब्जी बची हुई थी, और बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था। अब ठंडी के टाइम थी, सब्जी खराब भी नहीं होती थी। हाँ, मैं वो रखने का तरीका भी जानता था, ताकि सुबह में सब्जी वो खराब ना हो, उसको दोबारा हम इस्तेमाल में ला सके। अब तो मैं ढाबे वाला बन चुका था। इसके बाद मैं बर्तन भाड़ा सफाई करने लगा था। होटल हमारा खुला ही था, अब उसमें एक ही तो दरवाज़ा था। अगर वो दरवाज़ा बंद कर देता तो सब कुछ बंद, और मैं अपना काम में व्यस्त था। कब आकर के एक औरत खड़ी होगी मैं उसी दरवाजे पर, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं अपने काम से फुर्सत होकर के और हाथ पोंछते हुए जब मैं दरवाजे की तरफ देखा ना, तो मैं देखता रह गया था। वो ज्योति 25-26 साल की रही होगी। सफ़ेद कपड़ा पहन रखी थी, लेकिन सफ़ेद कपड़ा वो मटमैला हो चुका था, और उस कपड़े में कई जगह पर कटे फटे दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन फिर भी देखने में गजब की आकर्षक वो लग रही थी। चेहरा सुंदर, खुले हुए लंबे लंबे बाल, होठों पर पपड़ी पड़ी हुई थी। चेहरा जो गोरा था, लग रहा था कि कई दिनों से नहाई नहीं है। अगर ये नहा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, तो बहुत गजब की लगेगी। लेकिन इस वक्त मेरे ढाबे पर ये क्या करने आई है भाई। अब तो हमारे पास, अब ढाबा बंद कर रहा हूँ। और तभी मैंने उसकी तरफ घूर कर कहा, जी मैडम बताइए मैं आपका क्या सेवा करूँ। वो उंगली उठाई, उंगली जिधर हमारा बर्तन जो सब्जी वगैरह जिसमें था उस तरफ में। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बोला, मैडम उंगली मत दिखाइए, बताइए आपको ज़रूरत क्या है। खाना खाना है, पैक करा के ले जाना है, कि हमारे पास भी लोग नॉनवेज वगैरह पैक करा के ले जाते थे। और मैं इंतज़ार करने लगा कि वो लड़की क्या बोलेगी। मुझे लगा कि आसपास की गांव की होगी, और इधर से बस से उतरी होगी। बस स्टैंड मेरे दुकान से थोड़ी दूरी पर था, तो शायद भूख लगी होगी या सब्जी पैक करके ले जाना चाहती होगी, यही बात होगा। तब वो लड़की दोबारा कुछ भी ऐसी उंगली दिखाती रह गई, बोली कुछ भी नहीं। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला, मैडम देखिए
इशारे से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन उसकी उंगली बार बार बर्तन की तरफ उठ रही थी, नॉन वेज वाला बर्तन की तरफ। मैं समझ नहीं पा रहा। तब मुझे थोड़ा गुस्सा सा आ गया था। मैडम आप बोल सकती हो ना, सुनाई आ रहा है आपको? तब वो सर हिला दी, मतलब वो सुन भी सकती है, बोल भी सकती है। और तब वो कहने लगी कि देखिए मुझे भूख लगी हुई है। मैंने कहा कि देखिए ढाबा बंद हो चुका है, अब मैं खाना आपको परोस कर तो दे नहीं सकता। अगर आपको पैक करा के ले जाना है तो मैं आपका वो काम कर सकता हूँ, बताइए। लेकिन वो अपनी होठों पर जवान फेरते हुए कहने लगी कि मुझे भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, अब मैं कई दिन से खाई नहीं हूँ। तब मुझे थोड़ा अंदेशा हुआ कि कोई भिखारी वगैरह तो नहीं है, खाना मांगने के लिए आई है। लेकिन खूबसूरत लड़की थी, वो भी जवान और मैं भी जवान, रात का वक्त। मैं सोचा कि चलो बेचारी को दे ही देते हैं। मैंने बोला कि मैडम खाना खाने का पैसे हैं आपके पास में, आप पैसे दोगी ना? तब उसने सर हिला दिया और धीरे से बोली कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भूख लगी है ज़ोरों से, आप मुझे खाना खिला दीजिए। मैं उसकी सूरत देखता रह गया और मैं सोचने लगा कि ये खूबसूरत लड़की अच्छे कपड़े पहना दो तो बड़े घराने की लगेगी, और इसकी हालात ये क्यों हुई है। ये अब एक तरह से भीख मांग रही थी। मैं उस पर दया खा गया था। हाँ, कहने लगा मैडम देखिए अब एक जगह पर यहाँ पर बैठ जाइए, लेकिन जूठा मत फैलाइएगा क्योंकि मैं सफाई कर चुका हूँ, इतना मेहरबानी करिएगा। और इसके बाद में चावल और मटन का तरी मैं निकाल करके दे दिया, आगे उसके रख दिया। लेकिन वो अभी भी पतीले की तरफ देख रही थी। मैंने बोला मैडम और क्या चाहिए, खाना तो आपको दे दिया, खाइए, भूख मिटाइए अपना। लेकिन वो पतीले की तरफ देखते कहने लगी ये तो आपने तरी तर दिया है, एक आध पीस भी दे देते। मैं जी करा के उसको कुछ सुना दूँ खरी खोटी। अरे भाई पैसे तेरे पास में नहीं है और फरमाइश सेठों वाला, यानी कि मैडम जो दिया है वो भी महंगी चीज़ है, आप उसी से खा करके काम चलाइए। लेकिन बार बार अपना जवान होठों पर फेरती हुई और कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, एक आध पीस उसमें से हड्डी वाला दे दीजिए। मैं समझ गया कि ये लड़की आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है और मैं 2 पीस हड्डी वाला निकाल करके जो छोटे साइज के थे और थाली में रख दिया। और हड्डी देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई थी और फिर खाने पर टूट पड़ी थी। देखते ही देखते एकदम थाली सपाचट, तरी फरी सब कुछ खत्म। और फिर वो हमारी तरफ देखने लगी थी। मैंने कहा मैडम अब कुछ नहीं बचा है, सब साफ है, आप इसी में अपना काम चलाओ, संतुष्ट हो जाओ और अपना घर निकल जाओ, क्योंकि मैं अब दरवाज़ा बंद करने वाला हूँ। वो मेरी तरफ देखने लगी और धीरे से कहने लगी मेरा घर यहाँ पर नहीं है, मैं बहुत दूर से भटकते भटकते यहाँ पर पहुँची, मैं रात में कहाँ रुकूंगी, मुझे आप रात में रुकने के लिए शरण दे दीजिए, मैं आपके इसी जगह पर रुक जाऊंगी। बड़ी दयनीय अवस्था में थी वो और दयनीय अंदाज में बोल रही थी। लेकिन मैं जानता था कि लड़की जात है भाई, मैं भी जवान हूँ, वो भी जवान है। अगर कोई मेरे घर का माँ बाप भाई वगैरह जान लेंगे कि मैं कोई लड़की को रात में रखा था तो मेरी तो आफत आ जाती, ना जाने मेरे साथ में क्या सलूक होता। अब मैं घबरा रहा था। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम ये काम तो मैं नहीं करूँगा, आपको जाना ही पड़ेगा, मैं रोकूंगा नहीं इस जगह पर आपको, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो सीट से उठ कर के तैयारी नहीं थी जाने के लिए, बार बार कहने लगी कि देखिए मैं भटकते हुए बहुत दूर से आ चुकी हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। मैंने कहा कि आपका घर बार तो होगा। तब वो कहने लगी कि हाँ है ना, लेकिन बहुत दूर है। मैंने कहा कि आप इस जगह पर क्यों आई। कहने लगे कि मुझे अब एक तरह से कहा जाए तो मैं भटक चुकी हूँ, जाना तो मुझे घर था लेकिन रास्ता भटक करके मैं इस तरफ आ चुकी हूँ, मुझे आप रहने दीजिए, इतना काम कर लीजिए।
आखिरकार मुझे उस पर दया आ चुकी थी। मैंने उस लड़की से कहा कि देखिए, आप रात में अब रुक सकती हैं, लेकिन सुबह उठते ही आप निकल जाना है। आज सुबह में आप खाना तो मांगना मत, मेरे पास इतना खाना नहीं है, मैं अपना ग्राहकों के लिए रखता हूँ, तो इतना मेहरबानी कीजिएगा। वो लड़की मान चुकी थी और कहने लगी कि हाँ, मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगी। इसके बाद मेरे थोड़ी देर में दिल में तसल्ली हुई थी कि चलो, ये बवाल रात भर रहेगी और सुबह तो चली जाएगी, छोड़ो, इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं सोचते हैं। इसके बाद हमारा काम तो ख़त्म हो चुका था। आज दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। अब पीछे जहाँ पर हमारा स्टोरेज रूम था और वहाँ पर हमारा तख्त लगा हुआ था, उसी तख्त पर हम आराम करते थे। सर्दी का टाइम था और रजाई और कंबल हमारे पास में मेरे लिए ही था। हमें अकेले ही रहता था, तो दूसरे को मैं कैसे दे सकता हूँ। सबसे बड़ी आफत था भाई। लेकिन मैं वो जो हिसाब किताब था रात में रुकने का, ओढ़ने का, मैंने सोचा कि चलो आज एक ही चीज़ से काम चला लेते हैं। कंबल उस लड़की को दे देते हैं, रजाई में खुद रख देता हूँ। लेकिन मैं सोचने लगा कि नहीं, वो लड़की बाहर लेटी हुई है, वो वहाँ पर हवा आता है ठंडी ठंडी, उसको मैं दे देता हूँ रजाई और कंबल खुद ओढ़ लेता हूँ। और मैं जब रजाई लेके उस जगह पर गया जहाँ लड़की बेंच पर लेटी हुई थी, दो बेंचों को हमने जोड़ करके अब इतना उस लायक बना दिया था कि कोई आराम से लेट सके। लेकिन जब मैं वहाँ रजाई लेके गया ना, तो लड़की थी ही नहीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं आवाज़ भी दिया कि मैडम, आप कहाँ पर हो, लेकिन इतना बड़ा मेरा ढाबा तो था नहीं कि कोई अब उसमें छुप जाए, मुझे दिखाई न दे। लेकिन वो नज़र नहीं आई, न कोई आवाज़ आया। और मैं जब अपना ले अंदर जिस तख्त पर मैं सोता था और रजाई लेके चला ना, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो मेरी तख्त पर बड़े आराम से लेटी हुई है, कंबल ओढ़ करके। ये कब आई कब गई मुझे पता ही नहीं चला। अब मैंने कहा कि देखो, मैं आपको बाहर ढूंढ रहा हूँ और आप इस जगह पर कैसे आ गई? यहाँ तो मैं सोता हूँ, आप बाहर जाकर सो जाइए, ये रजाई आपके लिए है, मैं कंबल से ही काम चला लूँगा। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मुझे बाहर ठंड लग रही है और मैं इसी जगह पर सोऊंगी, यहाँ पर ठंडी हवा नहीं आ रही है। मैं कहने लगा कि देखिए, ये मेरा बिस्तर है, मैं यहाँ पर सोता हूँ, तो आप मेहरबानी करके इस बिस्तर से उठ जाइए। लेकिन वो जीद पर अड़ी थी। आप कहने लगी कि इसमें क्या है, आप भी लेट जाओ, हम दोनों इस पर लेट जाएंगे, इतनी बड़ी तकत तो है ही है, इसमें बुराई क्या है? मैं उस लड़की की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था कि ये जवान लड़की कह रही है कि मेरे बगल में लेट जाओ, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तब क्या होगा? आखिर जवान खून है भाई, मेरा भी दिल में अरमान है, और कुछ ऐसी मैं गलती कर बैठा तब क्या होगा? वही बात मैंने उस लड़की से बोला तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप आराम करो। और मैं हैरान था कि ये लड़की तो बड़ी बेबाक है, ये तो झट से बोल दी कि आ जाओ, लेट जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सोचने लगा कि किस मिट्टी की लड़की बनी है भाई, ये कहाँ के रहने वाली है, कहाँ से आई है, ये साफ साफ बता नहीं रही है। लेकिन मैं उस लड़की को देखकर वाकई में मेरे दिल के अरमान जागने लगे थे। हाँ, मैं उसके चेहरा देख रहा था, वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी, वाकई मेरी अरमान को जगाने के काम कर रही थी। मैं धीरे से बोला कि देखो मैडम, मैं लेट तो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा आप बोलना मत। तब वो कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आ जाओ, सर्दी का टाइम है, मुझे भी ठंड लग रही है, आ जाओ, लेट जाओ। मैं उस लड़की की बेबाकपन देख करके एकदम दंग रह गया था कि कैसी लड़की है भाई, इसको लाज हया शर्म कुछ भी नहीं है, ये तो सीधा ऑफर कर रही है कि आ जाओ आ जाओ। और आखिर मैं भी इंसान था, अब मैं कोई मोम का बना पुतला तो था नहीं, मेरा भी हृदय था, वो भी धड़कता है, और अरमान अब जाग चुके थे।
मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, जबकि मुझे काबू रखना चाहिए था। सबसे बड़ा गलती मैं कर बैठा था, और वही गलती मुझे रसातल की तरफ ले जाने वाली थी। और मैं चुपचाप उस लड़की के बगल में लेट गया, और उसके बाद वो लड़की भी मुझसे लिपट गई थी, जैसे वो मुझे सदियों से जानती हो। और हम दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आंखों में बातें करने लगे थे। और कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरे सीने पर बोझ कुछ महसूस हुआ ना, जैसे मेरा सांस रुक रहा है, खांसी उठने लगी, और तब मुझे लगा कि अरे मेरे सीने पर, छाती पर कोई बैठा हुआ है और मेरी गला दबाने की कोशिश कर रहा है। कौन है भाई? और तभी मुझे उस लड़की का ध्यान आया कि अरे मेरे बगल में लड़की लेटी हुई थी और हम दोनों प्रेम भी किए थे, और वो लड़की मेरे सीने पर बैठकर मेरा गला दबा रही है। ये पागल है क्या? और मैं रजाई से चेहरा निकाल करके जब देखा तो मेरा शंका बिल्कुल सही निकला। वही लड़की थी। शरीर पर कपड़ा नाम का चीज नहीं था, और वैसे ही मुझे दिखाई दे रही थी, बाल बिखरे हुए और आंखों में अंगार जैसा दिखाई पड़ रहा था, और जैसे हाँफ रही हो, गुस्से में हो, और जोरों से मेरे गला को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं खांस रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा। मैं उसको बोल रहा था कि दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, ये कर क्या रही हो, ये क्या कर रही हो, मैं मर जाऊंगा, मेरे सीने से उतर जाओ। लेकिन जितना बोलता वो तेज हाँफने लगती और मेरा गला दबाने लगती। मैं ऐसा लगा मुझे कि बस कुछ देर का मेहमान हूँ और मैं मारा जाऊंगा। मैं अपने आप को आज़ाद नहीं कर पा रहा था। इतनी ताकत थी उसमें, लड़की में। आइए कैसी बन गई थी। ये देखने में तो पहले साधारण सी लड़की लग रही थी, और ये अपना क्या रूप बना लिया था। मुझे लगा कि मेरे पिता जो कहते थे ना, सच्ची बात है। इस ढाबे के आसपास में भूत प्रेत चुड़ैल रहा करती है, मौके के ताक में रहती है कि कब झपटा मारा जाए, शिकार को दबोचा जाए। और वो वक्त आज ही था, क्योंकि आज अमावस की रात थी, सर्दियों वाली। अब मैं जानता तक नहीं था कि अमावस की रात में होता क्या है। मुझे तो भूत प्रेत पर यकीन भी नहीं था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। अब मैं सही मायने में उसको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे सीने से उतर जाए, मेरा गला को छोड़ दे। मैं जितना हो सकता था बल का प्रयोग कर रहा था, लेकिन उसमें तो गजब की ताकत थी। वो जैसे मुझे खिलौना समझ रखी थी। सीने पर बैठ कर के गला दबाए जा रही है, मुंह से अजीब अजीब आवाज़ उसके निकल रहा था। वो लग नहीं रही थी कि वो लड़की है जो खाना खा रही थी, जो मुझसे प्यार किया था। सब कुछ बदल चुका था, जैसे अपनी औकात में आ चुकी हो, अपनी असलियत अब रूप पकड़ रखा हो, और मैं अब डर चुका था। अब सोचने लगा कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा अंत बस हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और ऐसा मुझे लगने भी लगा था। मेरी सांस भी रुकने लगी थी, सर में ऐसा लगता था कि अंधेरा छाता जा रहा है। अगर मैं कुछ नहीं किया तो मेरा जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और मेरी माँ कहा करती थी बचपन में, जब मैं कभी कभी घर देर पहुंचता था, तो कहती थी कि बेटा, रास्ते में जब तुम अकेले हो ना, और भी रात के टाइम, तो हनुमान जी को याद कर लिया करो। और वो जब याद कर लोगे ना, तुम्हारे पास में कोई बुरी शक्ति जो चल रही होगी वो दूर भाग जाएगी। लेकिन मैं उस टाइम समझ नहीं पाता था कि बुरी शक्ति क्या होती है। लेकिन आज वो बुरी शक्ति मुझसे लिपटी हुई थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। और मुझे अब यही लगा कि माँ की जो बात है अब उसको मानना चाहिए। और इसके बाद मुझे हनुमान चालीसा तो नहीं आता था, लेकिन हनुमान जी को मैं ज़रूर दिल से याद करने लगा, गुहार लगाने लगा बजरंग बली से कि हे प्रभु,
आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए, मैं मर रहा हूँ प्रभु। आप ही तो हो कि आप अपनी शक्ति को दिखाइए। अब मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए, ये तो मुझे मार रही है और कुछ ही देर में मेरे प्राण निकल जाएगा। प्रभु मदद कीजिए, मदद कीजिए। और यही मैं लगातार गुहार करता रहा। कब मेरी जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरी आँख खुली ना तो मैं रजाई तो दूर पड़ा हुआ था और मैं बिना रजाई बिना कंबल के अब अपने ही तख्त पर लेटा हुआ था और गले में दर्द हो रहा था। चेहरे पर जैसे नोचते खसोटने का जैसे जलन सी हो रही थी। मैं अपने आप को देखा, मुझे लगा एक पल कि मैं मर चुका हूँ। अब क्या, कहानी खत्म। मैं अपने शरीर को देखने लगा और तब मुझे शरीर का एहसास हुआ, अरे मेरा शरीर तो है अभी, मैं जिंदा हूँ। ये दर्द तभी तो हो रहा है, अगर मैं मर जाता तो दर्द नहीं होता जैसे लोग बाग बताते हैं। और फिर मैं झटके से उठा। मैं देखने लगा कि वो लड़की चुड़ैल है कहाँ पर, लेकिन वो चुड़ैल थी ही नहीं वहाँ पर, वो गायब हो चुकी थी। मैं जल्दी से दरवाजे पर आया तो देखा दरवाज़ा वैसे कि वैसे अंदर से बंद है। हाँ, पतीले में जो सब्जी मैंने बचा के रखा हुआ था उसको 2 पीस दिया था। अब वो पतीला पूरा का पूरा खाली था, सपाचट था, उसमें तरी नाम का चीज़ भी नहीं बचा था। और तब मुझे समझ में आया कि जिस लड़की को हमने भर पेट भोजन कराया और रात में ठहराया, उसके साथ प्यार भी किया, वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी, भूत थी, आत्मा थी। मेरे पिता सही कहते थे। और तब खौफ में आ चुका था और फिर हनुमान जी को याद करने लगा था कि हनुमान जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब बाहर में अब कोई साधन भी तो नहीं चल रहा था, रोड बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था और कोई आवाज़ जैसे बाहर में कोई जानवर की सुनाई पड़ती ना तो मुझे लगता कि वही चुड़ैल है और वो अपना रूप बदल लिया है, अब वो कोई जानवर बन गई है, बाहर भौंक रही है, चिल्ला रही है। और मैं खौफ में भर जाता और जैसे तैसे पूरी सर्दी भरी रात मैं जा करके बिताया। गले में दर्द होता रहा लेकिन मैं परवाह नहीं किया, मेरी जान बच गई थी उस रात में, सबसे बड़ी वो बात थी। और जान भी बची तो बजरंग बली की वजह से। अगर मैं बजरंग बली का नाम नहीं लेता ना तो उस रात मेरी मौत तो पक्की थी, वो चुड़ैल लड़की मुझे ज़रूर मार देती। और आखिरकार सुबह हुई और सुबह होते ही मैं अपने ढाबे को जैसे बाहर निकला, ताला बंद किया और सीधा घर पर। घर में गांव में सब जाग चुके थे और मेरे मम्मी भी जागी हुई थी, पापा भी जागे हुए थे। और जब मैं घर में गया ना तो मम्मी पापा अब मुझे देख करके हैरान थे, अरे इतने सुबह सुबह क्या बात होगी, तू तो आता नहीं है, ज़्यादातर होटल में ही रुकता है। और जब मेरे चेहरे का हालात देखा माँ ने तो चौंकी, कहने लगी क्या हुआ छोटे, ये खून रिस रहा है, ये कैसा निशान पड़ा हुआ है, क्या हुआ, तेरा गला भी सूजा हुआ है। अब मैं क्या बताऊं, मैं रोने लगा था माँ को पूरा अपने हाथों में भर करके कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। माँ मुझे चुप कराने लगी और कहने लगी तू बता तो सही बच्चा, हुआ क्या। और तब मैं पूरी कहानी बताने लगा। और जब मेरी बात ख़त्म हुई तो मेरे बापू मुझे डांट रहे थे और कह रहे थे ना कि बबलू तुझे मैं बताया करता था ना कि बेटा नॉन वेज का ढाबा मत नहीं खोलना है, नहीं खोलना है, तू बार बार जिद करता था लेकिन तू नहीं माना ना, देख लिया क्या हुआ उसका अंत। वो चुड़ैल आ गई थी तेरे पास में, एक नारी बन करके, एक लड़की बन करके तुझे मारना चाहती थी। अगर तू सही वक्त पर हनुमान जी को याद नहीं करता तो तू मेरे सामने में खड़ा नहीं होता। तो बच्चा ये ढाबा उबा के नॉन वेज का काम बंद कर दे, हाँ जैसा मैं बनाया करता था उसी तरह से तू खाना बनाया कर।
मैं वाकई में उस वक्त में डर चुका था। अब मुझे लगने लगा था कि बापू सही कह रहे हैं, मुझे नॉनवेज उस जगह पर बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आसपास को जो क्षेत्र था भूतिया क्षेत्र था। भूत प्रेत जो बाबूजी हमारे कहा करते थे कि वहाँ मैंने कई बार देखा है। और तब मुझे बहुत डर लगता था। अब मैं समझ गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उस जगह पर नॉन वेज का ढाबा खोलना ही नहीं चाहिए था। और आखिरकार मैंने फैसला कर लिया था कि जो बाबूजी कहेंगे मैं वही करूँगा। और उसके 3 दिन तक तो मैं ढाबे पर गया नहीं था। और तीसरे दिन जाने के बाद जब ढाबा खोला ना, तो अंदर दहशत हो रही थी। पूरा ढाबे का बर्तन भाड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा था। सब कुछ तहस नहस हो चुका था। शायद वही चुड़ैल दोबारा आई होगी मेरे को देखने के लिए कि मैं अब मुझको दोबारा वो मार सके, मुझे पा सके। अब मैं सब कुछ समझ गया था। इसके बाद मैंने ढाबे के हर चीज़ बदल दिया। मैं अब बोर्ड जो लगा था नॉन वेज का हटा करके वेज आपका कर दिया था। और सब कुछ रूटीन भी बदल चुकी थी। सुबह मैं जल्दी ढाबा खोलता और 9 बजे लास्ट मैं ढाबे पर रुकता। इसके बाद चाहे ग्राहक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और फिर मैं ढाबा बंद करके अपने घर लौट जाता था। और इस तरह भी हमारा जो ढाबा था चलने लगा था। लोग बाग मेरी जो वेज सब्जी थी, दाल थी, उसकी भी तारीफ करने लगे। और मैं समझता था कि हाँ अब ठीक है। कई लोग जो थे, जो पुराने कस्टमर थे, अब नॉन वेज के लिए आते थे। हाँ, मैं उनको मना कर देता था कि भाई अब इस जगह पर नॉन वेज मैं बना नहीं पाऊँगा। पूछते थे रीज़न कि क्या हुआ, क्यों बनाना बंद कर दिए। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं मरते मरते बचा हूँ। वो किसी भी मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करता जो मेरे साथ में हुआ था। और आखिरकार मैं उस ढाबे को अब नॉन वेज ढाबा से हट करके वेज ढाबा में परिवर्तित कर दिया था। और ढाबा भी अब हमारे घर की जीविका चला रही थी। तो दोस्तों, ये थी बबलू जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। और हाँ दोस्तों, कल आशीष और मैडम जी की अब अगली पार्ट आएगी, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।